नमस्कार दोस्तों, यह बात है वर्ष 1193 की। तुर्क सेनापति इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय पर सबसे विनाशकारी हमला करता है। बताया जा रहा है कि हमला इतना खतरनाक था कि वहां विद्यालय में सभी आचार्यों व छात्रों को पलक झपकते ही मौत के घाट उतार दिया जाता है। पूरे विश्वविद्यालय के भवनों को तहस नहस कर दिया जाता है। आखिर क्यों, क्या था कारण? आगे हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे एक आचार्य ने बख्तियार खिलजी को मौत के मुंह में जाने से बचाता है। क्या थी पूरी कहानी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। नालंदा एक मूल्य है, नालंदा एक मंत्र है, गौरव है, गाथा है। तो दोस्तों, शुरुआत होती है 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के 6वें सम्राट कुमारगुप्त प्रथम द्वारा स्थापित और बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय की, जिसका अर्थ होता है न रुकने वाला ज्ञान का प्रवाह। नालंदा विश्वविद्यालय की जानकारी हमें 7वीं शताब्दी में यहाँ पढ़ने आए हुएनसांग और इत्सिंग जैसे चीनी यात्री के लेखों से मिलती है, जो हमें बताते हैं कि इस विश्वविद्यालय में 300 से ज़्यादा कमरे तथा 7 बड़े बड़े कक्ष हुआ करते थे और यहाँ अध्ययन के लिए एक विशालकाय पुस्तकालय हुआ करता था, जहाँ 90 लाख से भी ज़्यादा किताबें हुआ करती थी। यहाँ 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए 2,000 से भी ज्यादा शिक्षक थे। छात्रों को किसी प्रकार की आर्थिक चिंता न थी। उनके लिए यहाँ शिक्षा, भोजन, वस्त्र, औषधि और उपचार सभी निःशुल्क थे। राज्य की ओर से विश्वविद्यालय को 200 गांव दान में मिले थे, जिनसे प्राप्त आय और अनाज से उसका खर्च चलता था। नालंदा में चीन, कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, श्रीलंका और पारसी जैसे अलग अलग देशों से लोग पढ़ने आते थे। यहाँ वेद, वेदांत, ज्योतिष, व्याकरण, खगोल और सांख्य जैसे अनेक विषय पढ़ाए जाते थे। नालंदा के प्रसिद्ध आचार्यों में शीलभद्र, नागार्जुन, दिगनागा और धर्मकीर्ति प्रमुख थे। 7वीं शताब्दी में जब हुएनसांग यहाँ आया था तो उस समय इस विश्वविद्यालय के प्रमुख शीलभद्र थे, जो एक महान आचार्य, शिक्षक और विद्वान थे। ऐसा भी माना जाता है कि महान खगोल विज्ञानी और गणित शास्त्री आर्यभट्ट भी इस विश्वविद्यालय में छात्र व आचार्य रह चुके हैं। ज्ञान का यह केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय लगभग 800 सालों तक ऐसे ही फलता फूलता रहा, लेकिन अचानक 12वीं सदी में बख्तियार खिलजी आक्रमण कर देता है। क्यों करता है, इसके पीछे एक कहानी बताई जा रही है कि कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी एक बार बहुत बीमार पड़ गया था। बहुत से उपाय और हकीमों के इलाज के बावजूद भी उसकी सेहत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। ऐसे में किसी ने उसे सलाह दी कि नालंदा विश्वविद्यालय के अध्यापक राहुल श्रीभद्रा इलाज कर सकते हैं, एक बार उनसे इलाज करा के देखा जाए। बख्तियार खिलजी को किसी गैर मजहब के लोगों से इलाज करवाना मंजूर नहीं था, इसलिए पहले तो वह इस सलाह को नज़रअंदाज कर देता है। लेकिन जब उसकी सेहत और ज़्यादा बिगड़ जाती है तो उसे भी लगता है कि एक बार बुलाने में क्या हर्ज है। राहुल श्रीभद्रा को बख्तियार खिलजी के पास बुलाया जाता है और वो उसकी जांच करने ही वाले थे कि अचानक बख्तियार खिलजी उनके सामने शर्त रख देता है कि अगर तुम असली हिंदुस्तानी आयुर्वेदज्ञ हो तो बिना दवा के उसे ठीक करके दिखाएं, और वह हिंदुस्तान की कोई भी दवा नहीं खाएगा। अगर तुम मुझे ठीक नहीं कर पाए तो तुझे उसी वक्त मौत के घाट उतार दिया जाएगा। राहुल श्रीभद्रा जी ने कुछ देर सोचा और कहा ठीक है, और उन्होंने कुछ दिनों का वक्त मांगा। और कुछ समय बाद वह खिलजी के पास एक कुरान लेकर गई और उनसे कहा कि कुरान के पृष्ठ संख्या इतने से इतने तक पढ़ लीजिए, आप दोबारा स्वस्थ हो जाएंगे। ऐसा बताया जाता है कि कुरान के उन पन्नों पर एक विशेष प्रकार का लेप किया गया था। जब खिलजी कुरान को पढ़ता तो जीभ से चाट के पन्ने को पलटता, जिसे पढ़ते समय लेप खिलजी के जीभ के संपर्क में आने से शरीर में चला जाता और वह ठीक हो गया। जब बख्तियार खिलजी को इस बात का पता चलता है तो उसे बहुत असुरक्षा और ईर्ष्या महसूस होती है। उसे लगता है कि इन काफिरों के पास मुस्लिम हकीमों से ज़्यादा ज्ञान कैसे है। राहुल श्रीभद्रा और नालंदा में रहने वाले उनके जैसे हजारों साधु के ज्ञान का स्रोत था नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय। नालंदा के पास उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय था, जिसका नाम धर्मगंज हुआ करता था। और बख्तियार खिलजी को जब इस बात का पता चलता है तो वह नालंदा पर आक्रमण करने का फैसला करता है। हजारों की संख्या में वहां रह रहे बहुत साधु की हत्या कर दी जाती है और बहुत से विद्वानों को तो जिंदा ही जला दिया जाता है। खिलजी की सेना निहत्थे बौद्ध भिक्षुओं पर भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़ती है। चारों तरफ कत्लेआम मच जाता है। उसके बाद वहां के पुस्तकालय में आग लगा दी जाती है। बताते हैं कि आग इतनी भयंकर थी कि इतिहासकार मिन्हाज सिराज अपनी किताब तबाकत ए नासरी में लिखते हैं
कि पुस्तकालय में रखी किताबों को पूरी तरह जलने में करीब 3 महीने लगे थे। इससे हम समझ सकते हैं कि वहां पर कितना विशालकाय पुस्तकालय रहा होगा। नालंदा विश्वविद्यालय पर एक नहीं बल्कि 3 आक्रमण हुए थे। पहले 2 आक्रमण के बाद इसे फिर से पुनर्निर्मित कर दिया गया था, लेकिन तीसरा आक्रमण इसके लिए घातक साबित होता है। बख्तियार खिलजी ने सिर्फ एक विश्वविद्यालय को नष्ट नहीं किया था, बल्कि एक पूरी परंपरा को ही तबाह कर दिया था। उसका आक्रमण इतना भयंकर था कि पुनर्निर्माण करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में कुछ शेष बचा ही नहीं। नालंदा के नष्ट किए गए ज्ञान को तो हम नहीं पा सकते, नालंदा के नष्ट किए गए ज्ञान को तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन भारत सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से शिक्षा का केंद्र बनाने का प्रयास जरूर शुरू किया, जिसका विचार पहली बार 2006 में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को आया था। 2007 में भी हुए पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने पर चर्चा उठी थी। इसके बाद भारत की तत्कालीन यूपीए सरकार ने 2010 में नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कराया। 2014 में केंद्र में एनडीए सरकार बनने के बाद तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने 19 सितंबर 2014 को नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस की नींव रखी। लगभग 10 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार 19 जून 2024 को इस कैंपस का लोकार्पण किया। अपनी पुरानी प्रतिष्ठा तक पहुंचने के लिए नालंदा को अभी लंबा सफर तय करने की आवश्यकता है, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार का यह प्रयास भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक बार फिर विश्व गुरु बनने के सपने को पूरा करेगा। जय हिंद, जय भारत।